नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी और मैं हूं शकुन रघुवंशी। लोगों के साथ आपकी मुलाकात की कड़ी में आज हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने के लिए जिसको सेवा डीएनए में मिली है, जिसका सेवा का भाव ऐसा नहीं कि कोई व्यवस्था करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि कोई घड़ी देखनी पड़ती है, वो हर पल सेवा में रहते हैं, लेकिन उद्यमी है। अब हम बात करेंगे तो आपको पता पड़ेगा, वो अपने आप परिलक्षित होंगी चीज़ें कि किस प्रकार से आदमी के अंदर की जो आदमियत है वो मानवता की सेवा की तरफ जुड़ गई। बिल्कुल भी समय ना लेते हुए आप और उनके बीच में हम स्वागत कर रहे हैं अरुण बजाज जी का। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सर कैसे हैं आप? सर्दी चल रही है बहुत ज़्यादा? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और सर्दी के मौसम में सर्दी होनी भी चाहिए जी, तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और आप देखते हैं इन दिनों सर्दी के दिनों में सर जो ज़रूरतमंद तबका होता है सर, उसके लिए तो सर्दी बहुत बुरी आती है। जी जी, एकदम एकदम दिक्कत है। आज हर तरीके के अपनी कैटेगरी के समाज के अंदर आदमी है, कुछ बहुत आराम से है, कुछ तकलीफ में है, परंतु सबके लिए ईश्वर ने कुछ न कुछ निमित्त किया हुआ है, तो सब के लिए है, ऐसा कोई नहीं है। और कहते हैं तो हम अपना कुछ आए हैं तो प्रारब्ध लेकर आए हैं। जी जी, एकदम, है ना, उसी से हमारी वृत्तियों का निर्धारण होता है। जी जी जी। सर मैं देखता हूँ, मुझे शहर में 17-18 साल हुए। सच बताऊँ तो आपसे मेरा जो परिचय हुआ था वो एक उद्यमी के तौर पे हुआ, लेकिन मैंने देखा कि मैं विभिन्न जगहों पर रहते हुए भी आपकी उद्यमशीलता की मैंने कवरेज कम की और सामाजिक गतिविधियों की बहुत ज़्यादा। ये कैसे आप कर पाते हैं? तो ऐसे ना जी, नज़रिया सबका अपना अपना होता है और मेरे को तो जो संस्कार मिले हैं मेरे परिवार से, मेरी माँ से, खास करके मेरी माँ से मैं तो ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि मेरी माँ को मैं देखता था गांव में, या वो सीमित संसाधनों में भी जो हर वक्त तो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। तो मैं मेरी माँ के बड़ा नज़दीक रहा, मैं सबसे छोटा होने से, और मैं लाडला भी था माँ का। तो मैंने जो उनको जब काम करते हुए देखता था, उनके मन में जो दया भाव, जो दूसरे के प्रति जो एक टीस होती थी जो परेशान आदमी के लिए, वो मैं देखता था। तो मैं बचपन से ही मेरे मन में था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 83 में यहाँ पे आया फरीदाबाद। उससे पहले मैं राजस्थान में था, गांव में। तो वहाँ पे भी मैं उस छोटी उम्र में भी कुछ ना कुछ करता रहता था वहाँ पे। तो ये सब मेरे माता पिता की शिक्षा का, उनके आशीर्वाद का मेरे जीवन पे प्रभाव रहा है। आपने कहा सर कि मैं माँ का लाडला था। सर आप फरीदाबाद के लोगों के भी लाडले हैं। तो ये प्यार है, स्नेह है जो आपने कुछ नहीं तो 3 दशक कम से कम इस शहर को दिए हैं और सक्रिय रूप से दिए हैं। रोजगार देना तो मतलब हर उद्यमी के हाथ में लकीर है ये कि वो व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है। आपने, मैं देखता हूँ कि सामाजिक प्रतिबद्धता जो है, तो ये जैसे यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई? वो पहला ऐसा क्या था जिसने आपको ट्रिगर किया सोशल एनकरेज करने का? देखो ऐसे ना जी, अब जैसे ये बोलते हैं कि जी जो अपना जो फरीदाबाद है वो एक ऐसा शहर है कि सबको अपना लेता है। एक ऐसा शहर है कि जहाँ से भी आओ उसको अपनाता है और अपना बना लेता है। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे भैया यहाँ थे ऑलरेडी। तो जब मैं यहाँ पे आया तो आकर के जब मैं उनके साथ काम किया, काम धंधों में लगा, तो उसके बाद में सबसे ख़ास बात ये भी है कि कुछ तो पीछे से था जो काम करने का एक ललक थी, जो वहाँ से लेके आया था मैं गांव से ही। पर यहाँ आकर के मेरे परिवार ने भी कभी मेरे को एनकरेज ही किया, कभी ऐसे नहीं कहा कि भाई ये मत कर या वो मत कर। उन्होंने मेरे को फ्री छोड़ दिया, ठीक है, बिजनेस में जो समय देना था वो दिया, पर जो भी समय खाली समय होता तो उसमें मैं फिर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे श्री अग्रसेन समाज बना यहाँ पे। जी।
जो अपने अग्रवालों का संगठन बना था, तो उसमें मेरे को पीडी गुप्ता जी, सेक्टर 10 में हम रहते थे पहले, हमें पीडी गुप्ता जी ने जोड़ा मेरे को जी। जब वो आते जाते थे घर पे, तो बोला तू आ जा भाई कुछ कर ले। और कुछ मैं गांव से ही, हम लोग संघ बैकग्राउंड से थे, तो यहाँ पे भी संघ के साथी स्वयंसेवक मिल गए थे 10 सेक्टर में, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ, तो ऐसे ही वो एक चल पड़ा वो सिस्टम वो। ठीक बात है। मैं देखता हूँ कि आप राम कथाओं, भागवत कथाओं, मंदिर के आयोजनों, मैं देखता हूँ कि जो धार्मिक झांकियाँ होती हैं, मैंने आपको झंडा उठाई भी देखा है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं एक उद्योगपति हूँ, उद्यमी हूँ, तो ऐसा लगता है मेरे यहाँ इतने लोग काम करते हैं, लोग क्या सोचेंगे? नहीं देखो ऐसे ना जी, मैं आपको बताऊँ, मैं प्योरली सनातनी हूँ मैं जी। और मैं ये भी मेरे को मेरे घर से, मेरे गांव से ही ये मैंने देखा है इसके अंदर। और जो रही बात जो धर्म की बात है, तो को धर्म के साथ ही, धर्म नहीं सिखाता हमें समाज सेवा करना, तो धर्म अलग नहीं है। जब समाज सेवा करते हैं वो भी एक धर्म का ही काम है। अपन जितने शास्त्र उठा लो, सब में किसी में ये नहीं लिखा कि आप समाज सेवा नहीं कर सकते। या हमारे सभी जितने भी महापुरुष है, भगवान है, वो भी सब यही तो काम करते थे, तो वहाँ से तो ये शिक्षा मिलती है। तो धर्म और समाज सेवा अलग नहीं है। और रही बात उद्यमी की, उद्यम भी देखो ऐसे ना जी, धर्म और समाज सेवा ये दोनों करने के लिए कहने की अर्थ की आवश्यकता होती है आपको, बिना उससे आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए ईश्वर ने कृपा करी, मैं तो ये कहता हूँ ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो भी जब यहाँ आकर के मेहनत करी। जब यहाँ आए थे तो हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं था, हम भाइयों के पास, हम गांव से ऐसे ही आए थे। पर ये बोलते हैं कि फरीदाबाद का एक ऐसा है कि फरीदाबाद में ग्रास रूटर है। जितने आदमी है ऐसे बोलते हैं कि ग्रास रूटर है, सारे ज़मीन से जुड़े हुए, सब नीचे से उठे हुए हैं सारे। और मेरे को ध्यान है जब हमने बिजनेस किया था, तो स्टार्ट किया था यहाँ पे जो 83-84 से, यदि अपन इंटायर फरीदाबाद में देखते हैं, जो जितने भी आज इंडस्ट्रियल हब हैं जो प्राइवेटली जो रन कर रहे हैं, वो करीब करीब उसी टाइम के हैं। आप इंटरव्यू लेंगे और करेंगे तो आपको पता भी होगा, या पता चल जाएगा तो करीब, तो वो ना जी वो पीरियड था, वो बड़ा अच्छा गोल्डन पीरियड होता था वो इंडस्ट्री के लिए। वो मेरे ख्याल से उस वक्त जो भी आए वो सब ठीक है। मैं भी याद 25-30 साल पहले की बात हो, 40 साल 40 साल पहले। तो आपने जो ये कारोबार किया वो कोई पारिवारिक कारोबार था, या आप लोगों ने, आप भाइयों ने एक नई लकीर खींची है? नहीं, नई लकीर खींची थी। हमारे बाबूजी सदैव कहते थे कि भैया कुछ भी काम करो, अपना करो, अपना काम करोगे, कुछ 2 जनों को रोजगार भी दोगे और कहीं न कहीं प्रोग्रेस के भी चांस रहेंगे आपके पास। नौकरी में तो फिर नौकरी में ज़िंदगी निकाल दोगे। तो शुरू से उन्होंने ये मोटिवेट हम लोगों को किया, भाइयों को। तो मैं तो ऐसी कृपा रही कि उनका आशीर्वाद रहा कि हमने वो काम शुरू कर दिया। छोटा सा काम शुरू करा था हमने। और मेरे को ध्यान है शकुन जी, जब हम लोगों ने काम शुरू करा था तो हम लोगों के पास 1 लाख रुपए की पूंजी होती थी उस वक्त, टोटल कैपिटल। उससे काम शुरू करा था हम लोगों ने। और उसके बाद में जून के महीने में हमने काम शुरू किया था। और फिर उसके बाद में जब मार्च आया, मार्च के महीने में, तब ये था कि टारगेट एक सेट दिमाग में होता है कि भाई इतने लाख की सेल करनी है, तो उसमें इतनी कमी है उसके अंदर, या इतना माल हमने सप्लाई करना है, तो वो पूरा होगा टारगेट हमारा। तो हमें ध्यान है कि मैं और मेरे से बड़े भैया राजकुमार भैया, हम दोनों ने 3 दिन तक हम लोग फैक्ट्री में ही रहे। 3 दिन तक हम 24 घंटे तीनों दिन फैक्ट्री में रहे। हमारा यही था कि हमने वो टारगेट अचीव करना है मार्च के अंदर। हमने तय किया है।
और ऐसा ईश्वर ने सुनी कि हमने वो अचीव किया, वो आज तक हमें याद है। वो ऐसी चीज़ है, एक शानदार छोटी सी सर, बात है। शानदार। और मैं सर यकीन मानिए, मैं बात लोगों से, आप लोगों से इसलिए करता हूँ कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन मुझे इतनी मार्वलस लगी है कि मैं सोचता हूँ कि आपके साथ जो मेरी बातचीत है, आपका हमारा साक्षात्कार तो सालों से चल रहा है, लेकिन कोई सुन ले, कोई लाइन किसी आदमी को टच कर जाए और वो उसको पकड़ ले। ये क्या बेहतरीन लाइन है कि ईयर एंड हो रहा है तो आप लोगों ने देखा मेरे टारगेट में कमी है। इट्स मार्वलस सर। और मैं, आप जानते हैं कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि मैं बटरिंग करूँ किसी को, मैं स्टेट बोलने वाले आदमियों में से एक हूँ। जी जी जी। तो मुझे ये बहुत, और हर इंटरव्यू में मुझे ऐसी 2-3 लाइनें मिलती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और निश्चित तौर पर चूँकि मैं अध्यात्म पर बोलता हूँ तो मुझे वहाँ भी बोलने के लिए लाइनें मिलती हैं और मैं नाम लेके बोलता हूँ कि फला आदमी ने ये बात कही। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हम एनसीआर में आते हैं, फरीदाबाद एनसीआर में आते हैं, वैसे दिल्ली रहा, नोएडा रहा, मैं गुड़गांव नहीं रहा, लेकिन मैं गुड़गांव मैंने देखा, गुड़गांव भी कुछ समय मैंने जॉब किया है। सर फरीदाबाद कुछ पिछड़ा हुआ सा नहीं नज़र आता विकास की दृष्टि से? देखो ऐसे है रघुवंशी जी, जब मैं फरीदाबाद में आया था तब गुड़गांव का कहीं नाम ही नहीं था। और आई थिंक गुड़गांव जाने के नाम पे बुखार चढ़ती थी जी। कि हम पहुँचेंगे कैसे। तो खाली एक साधन होता था, वो बदरपुर से होकर के, और वो शायद 2 घंटे 4 घंटे, पता नहीं रेलवे फाटक कब खुलेगा, तब हम गुड़गांव की तरफ रश करेंगे, और कोई साधन था ही नहीं। बिल्कुल। तो तब फरीदाबाद तो जब मैनचेस्टर कहा जाता था, एक भी इंडिया का मैनचेस्टर है ये फरीदाबाद, इंडस्ट्रियल हब इतना बड़ा था। ठीक है, कुछ राजनीतिक कुछ चीज़ें रही हैं इसमें, और जो डेवलपमेंट होना था, और ख़ास करके मेरा ये मानना है कि जो बदरपुर का जो फ्लाईओवर में जो जितना लेट हुआ, वो उसमें फरीदाबाद को पीछे ले जाने में बहुत बड़ा हाथ रहा। उसमें वजह कोई भी रही हो, उसको लेट होने में जो जितनी देरी हुई उतना ही फरीदाबाद पिछड़ता चला गया। और गुड़गांव को थोड़ा ये एडवांटेज मिला बाद में कि कुछ एयरपोर्ट दिल्ली का नज़दीक होने की वजह से कुछ डीएलएफ वाले आगे थे जो शुरू में, तो उन्होंने डेवलप कर दिया। कुछ राजनीतिक कुछ इच्छाएं थी, इच्छा शक्ति थी कि वो गुड़गांव ऊपर चढ़ता चला गया। तो आने वाला टाइम मैं ये कहता हूँ फरीदाबाद का है। बहुत सुंदर। लेकिन एक और थोड़ा सा क्रूशियल सवाल पूछूंगा, पता नहीं आप इसे कैसे लेंगे। जैसे डीएलएफ का नाम लिया आपने, डीएलएफ ने तो फरीदाबाद में बहुत पहले सेक्टर बसाया, सेक्टर 10 में काम किया, आपका इंडस्ट्रियल एक सेक्टर बसाया उसने वहाँ पर, और डीएलएफ ने तो डिलीवर कर दिया। लेकिन फरीदाबाद में बहुत बड़ी संख्या में बिल्डर आए, लेकिन डिफ़ॉल्टर बहुत हुए फरीदाबाद में, बिल्डर डिलीवर नहीं कर पाए। हाँ, ये दिक्कतें हुई थी थोड़ा। जो मैं ये कहता हूँ कि जो गुड़गांव जो कनेक्टिविटी के तौर पर दिल्ली से काफ़ी एकदम से डायरेक्टली जुड़ गया था दिल्ली से, और कुछ पिछले देखो 20 साल से वहाँ पे आईटी का और का ये सारा जो कल्चर जो आया इंडिया में, वहाँ डेवलप हो गया। तो कोई भी शहर को यदि अच्छा करने में, बसाने में, जो सर्विस क्लास होती है ना, जो हायर सैलरीड जो होते हैं, सर्विस क्लास जो होते हैं ना, उनका बड़ा हाथ होता है। वाइट कॉलर जॉब वालों का बड़ा हाथ होता है। तो वो गुड़गांव में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली गुड़गांव को, उस वजह से वो अपना बढ़ता चला गया गुड़गांव। और फरीदाबाद में ऐसा नहीं था कुछ। तो मेन रहा कनेक्टिविटी का। यदि वो गुड़गांव बनने से पहले, यदि ये बदरपुर फ्लाईओवर यदि फरीदाबाद में पहले बन जाता, वो चीज़ें गुड़गांव में जो हुई थी वो शायद फरीदाबाद में हो जाती है, मेरा ये मानना है। ये आपकी पॉजिटिव सोच को मैं मतलब दाद दूंगा, लेकिन मैं तो फिर कहूँगा कि अगर एक बिल्डर ने फ्लैट बेचा और मेरे जैसे एक लेमैन ने पैसा लगाया उसमें, मैं तो पैसा दे ही रहा हूँ, बिल्डर ने डिलीवर क्यों नहीं किया? मैक्सिमम प्रोजेक्ट या तो डिले हुए या डिफॉल्टर हुए। ये थोड़ा पता नहीं फरीदाबाद में कुछ कहना नहीं चाहिए कि इतना इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं इस लाइन में, फिर भी कुछ दिक्कतें तो है फरीदाबाद के अंदर।
अब एक तरफ और चलते हैं। आप एक उद्यमी हैं, आप सेक्टर में जाते हैं, सेक्टर में रहते हैं, एक इंडस्ट्री सेक्टर में आप रोज़ जाते हैं अपने यहाँ पर, और आप रेजिडेंशियल सेक्टर में रहते हैं। आपके पास बिजनेस क्लास आदमी भी आता है, आपके पास लेबर क्लास आदमी भी आता है। मैं देखता हूँ सर, शहर में कूड़ा फैला रहता है। ये कूड़ा तो हम ही फैलाते हैं ना। यस, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। ये शहर इतना गंदा, ये सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जी, हर आदमी की। फरीदाबाद के जितने निवासी हैं, वासी हैं, उनकी सबकी जिम्मेवारी है। ठीक है, कुछ सरकार के काम है, वो सरकार करे अपना, जैसे इसका डिस्पोजल का जो प्रॉपर सिस्टम बने इसका। परंतु एक चीज़ें हैं, जैसे वैसे ही देखते हैं हम लोग, सड़क पे कूड़ा तो हम ही फेंकते हैं। हाँ, मैं वो ही कह रहा था मैं आपको कि हम लोग कई बार ही देखते हैं, कई बार टोकते भी हैं एक दो को, भी क्या कर रहे हो। गाड़ी से घर से निकलते हैं, थैली लेके दाएं बाएं देखते हैं, कहीं ड्रूप कर देते हैं सुनसान जगह पे। तो वो तो हम लोग ही करते हैं ना जी। तो उसके लिए तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम कम से उसको तो जो अपना जो घर का कूड़ा है, आज मान लो MCF की भी गाड़ियाँ आती हैं, प्राइवेट रिक्शे वाले भी आते हैं, उनको दो, वो कहीं तो उनकी जिम्मेवारी होती है। ऐसी जगह जो खत्ते बने हुए वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ से कूड़ा उठता है। जगह जगह तो ढेर नहीं लगेंगे, बिल्कुल, हाँ, कुछ जगहों पे लगेंगे, हाँ, जिनको ढलाव कहते हैं, वहाँ से कूड़ा वो नहीं उठाए तो प्रशासन की गलती, लेकिन गलियों में तो ना। हाँ, गलियों में नहीं फैलता है, फिर वहाँ से उड़ता भी है। थोड़ा जागरूकता तो आई है पहले से काफ़ी। जबकि आप देखेंगे सर, फरीदाबाद मेरे ख्याल से ब्लड डोनेशन में हम सर दिल्ली NCR में नंबर 1 है। यहाँ के लोगों में बड़ी जागरूकता है। जी, ब्लड डोनेशन में हरियाणा में नंबर 1 है जी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो रोटरी ब्लड बैंक है वो हर बारी नंबर 1 रहता है। बहुत आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बड़ा अच्छा क्वालिटी का ब्लड और क्वालिटी की लैब है यहाँ पे, टेस्टिंग लैब है, होता है तो अच्छा है। फरीदाबाद वैसे सामाजिक तौर पे और जो काम होते हैं यहाँ पे जो समाज के लिए, वो तो फरीदाबाद में तो शायद NCR में यदि कोई रेटिंग करे ईमानदारी से तो फरीदाबाद नंबर 1 आ जाए उसमें। ठीक ऐसा है। मेरा मानना है। अब अदरवाइज मतलब अगर हम ब्लड डोनेशन जैसी चीज़ में नंबर 1 है तो जागरूक तो है आदमी, बस उसके जागरूकता के पैमाने में सफाई भी कहीं पे आ जाए। हाँ, नहीं देखो, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, फ़र्क पड़ा है। देखो, मैं ये कहता हूँ जी, पिछले 11 साल में बहुत चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है, जब मोदी जी ने जो एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया इन्होंने, और मैं ये कहता हूँ कि आज जो छोटे बच्चों को देखो आप, जैसे मेरा पोता है वो 10 साल का है, तो वो शायद वो अभी 3 साल पहले तक जब समझ में आने लगी थी ना, तभी अरे दादू ये क्यों फेंक रहे हो यहाँ पे, ये गाड़ी में रखो ना, वहाँ डस्टबिन में डालना है, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ऐसे बच्चों में जागरूकता तो बहुत आई है। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये बच्चे ही तो भविष्य हैं। बिल्कुल, यदि ये अभी से जागरूक होंगे तो आगे हो सकता है और 5-4 साल बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे, इसके दिखाई भविष्य देंगे। के लिए बहुत आसान्वित हैं आप। एकदम है जी, होना भी चाहिए। वो बोलते हैं ना जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। ठीक बात है। अब जैसे आपके एक बेटा एक बेटी है, जी जी, और ये बात हो गई होगी 30-35 साल पुरानी, जी जब जी। ये बच्चे घर में आए होंगे, हाँ जी जी जी। और उस दौर में किसी ने ये नहीं कहा कि एक ही बेटा है जी घर में, माँ तो कहती होंगी। हाँ, वो था, देखो जी, वो तो पर वो वक़्त तो वो टाइम था जब, अब तो फिर भी लोगों में थोड़ा मन में आता है कि भी 2-3 बच्चे हों या 4 बच्चे हों। पर जब हमारा जो पीरियड था ना, उसमें तो वाकई 2 हम, हमारे 2 वाला मामला चल रहा था। अच्छा, वो उसके तो अलावा सोचते बिल्कुल नहीं थे वो। बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इस दौर की बात है। हाँ, उस दौर की बात है, तो आगे कुछ सोचते नहीं थे। बेटी चली गई अपने घर, हाँ, बेटी अपने घर अपना में जीवन चला रही है। हाँ, एकदम। मैं ये उम्मीद करूंगा सर आपसे कि आपके माध्यम से मेरे दर्शक ये जाने कि जो बेटियां जिनका हम लालन पोषण बड़े प्यार से करते हैं, और साइकोलॉजी कहती है कि बेटियां
पिता के बहुत नज़दीक होती है। उसमें वो एक मेल के नज़रिया भी उसमें साइकोलॉजी कहती है। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि अधिकांश बेटियां अपने पति में पिता को खोजती हैं। तो और आज का दौर बेटियों के लिए बहुत मुश्किल भरा है। जिस तरह से खुलापन आया है, डिजिटल मीडिया आया है, क्या करें बेटियां, क्या करें पिता कि सब कुछ ठीक चले, बात इज्जत पे ना आए। तो कुछ तो जो बच्चों को के जो संस्कार होते हैं ना जी, वो घर से ही देने चाहिए, वहीं से स्टार्ट होते हैं संस्कार देने। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बच्चों को, जो बेटियाँ हो चाहे बेटे हों, मैं तो ये कहता हूँ कि एक दायरा तो एक बना लेना चाहिए सबको, हर जगह पे। ठीक है जी, आपने ये करना है, ये नहीं करना है, तो आपको बराबर बात भी कर लेनी चाहिए बच्चों से, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है ना जी, यदि उनको कोई समस्या हो तो वो आपको थोड़ा बच्चों के साथ आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ जी, फ्रेंडली हो आप होते हैं तो बच्चे भी आपसे बातें शेयर करेंगे और वो चीज़ें फिर वो दिक्कत आएगी नहीं मेरे ख्याल से। मैंने भी जब मेरे बच्चों की जब शादी की जब सोची थी, हम लोगों ने शादी करनी है, हमने पहले पूछ लिया था, बेटी से ही पूछा था एकदम बुला के, बेटी हम ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हारे शादी की सोच रहे हैं, यदि तुम्हारे कुछ भी मन में हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने भी एकदम बोला कि नहीं पापा, जैसे आप ठीक समझो कर लो, ऐसे ही बेटे को पूछा था। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चीज़ें क्या होता है जी रघुवंशी जी, आजकल जो आपने खुलेपन की बात करी, हर चीज़ का एक पर्दा जरूर होना चाहिए, तो एक जैसे बोलते झीना पर्दा हो जैसे बारीक, वो भी होना चाहिए जरूरी। ठीक है, आजकल एडवांस के नाम पे हम बड़े एडवांस हैं, या वो करते हैं, आप बाप बेटे बैठ के शाम को बैठ के विस्की पीते हैं, उसका बाप का ये कहना होता है कि हम लोग भी बोलते हैं, बोले नहीं ये बाहर तो नहीं पिएगा, यहाँ पिएगा तो लिमिट में तो पिएगा, हम बैठ के पिएंगे। तो चीज़ें उससे क्या होता है कि जो मैं सहमत नहीं हूँ सर, थोड़ा सा शर्म होती है ना जी, संकोच होता है ना जी, वो खत्म हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। एक जो भी एक बाप बेटे का या बाप बेटी का जो रिलेशन है, तो उसके अंदर जो एक दायरा बना हुआ है, तो वो तो एक मेंटेन रखना चाहिए उसको, तो मेरा ये मानना है। और मैंने देखा है कि आपने कोई बात केवल कहने के लिए नहीं कही है, आपने बच्चों को चाचा ताऊ भी दिए हैं, आप लोग भाइयों में बड़ा प्रेम है, आप लोग एक परिधि में रहते हैं, माँ बाप निश्चित तौर पे बहुत खुश होते होंगे सर। हाँ हाँ, देखो ऐसे ना जी, हम लोग 5 भाई हैं, हम लोग परिवार में। अब ठीक है, हमारे मकान अलग अलग हैं, पर हम 5 एक हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें आपस में। बच्चे भी वैसे ही मिलते जुलते हैं, उनको ये लगता ही नहीं कि मैं अकेला हूँ, तो मेरा बेटा, उसको लगता नहीं, उसको लगता है कि नहीं फिर तो और भी 6 भाई हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें तो ये अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें तो घर के संस्कारों से चलती है, मेरा ये मानना है। जो आपका जो सिस्टम होता है घर से, वहीं से चलती है, बच्चे वहीं से अडोप्ट करते हैं, सबसे पहले करते हैं। शहर के एक उद्यमी ने मेरे से एक साक्षात्कार में ये बात कही थी कि मकान कितने ही बना लो, प्रेम होना चाहिए आपस में। हाँ एकदम। तो वो दूर की बिल्डिंग भी ना अपनी लगेगी, अपनी लगेगी। हाँ एकदम, उन्होंने ठीक कहा है, एकदम 100% ठीक कहा है। ये तो चीज़ें भाई जब बड़े परिवार होते हैं तो ये तो आपकी ये समझो कि आवश्यकता है, ये चीज़ें वो सारी मकान भी बनेंगे, सब बनेंगे, तो जो आपका जो आपस की जो बॉन्डिंग है, यदि वो स्ट्रोंग रहेगी तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता कहीं रह लो तो। जितनी बात करनी हम चाहेंगे उतनी बात आगे खींच सकती है, बातों का कोई छोर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातों को छूने की कोशिश की जो हमारे सबके काम आ सकती है। आपको कैसी लगी ये प्रस्तुति ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे वाइट प्रिंट हिंदी, मैं हूँ शकुन रघुवंशी।
आप अपने विचार मुझे कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। सर, आपने हमसे बात की, इतना महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद।